इनमें से कौन से सही है और कौन सा गलत। इसने किसके बारे में बात करी? इसने बात करी राइबोज प्रेजेंट इन द डीएनए। तो डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज होती है, डीऑक्सी राइबोज। अब वो एक पेंटोज शुगर है, हाँ जी पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब है उसके अंदर 5 रिंग, उसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग है। और ये डी कॉन्फ़िगरेशन की जितनी भी नेचर के अंदर, जो नेचर के अंदर डीएनए है, नेचर के अंदर जो डीएनए है ये डी कॉन्फ़िगरेशन की ही है, यानी कि जो OH है वो राइट साइड पे प्लेस कर रखा है। ये रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब है कि अगर एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, एनोमेरिक कार्बन के पास OH है तो रिड्यूसिंग है, अगर एनोमेरिक कार्बन के पास OR है तो नॉन रिड्यूसिंग है। ये तो स्ट्रक्चर से ही मालूम होना है। अब ये अल्फा एनोमेरिक है या बीटा एनोमेरिक है ये तो स्ट्रक्चर देखकर मालूम होना है, ये तो स्ट्रक्चर से ही मालूम होना है। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। पहली बात पेंटोज शुगर है, ये भी सही है, 2 बातें तो सही है। अब इसे पायरोनोज कहते हैं क्या? आंसर इसे पायरोनोज नहीं कहते, इसे फिरेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि पायरेज का मतलब है 6 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए और फिरेज का मतलब है उसके पास 5 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए। तो ये बात तो इसके गलत होगी। लेकिन अभी ई के बारे में डाउट है। 5 मेंबर्ड रिंग है, हाँ, इसे पायरोज कह सकते हैं ना, वो तो 6 मेंबर्ड रिंग के ऊपर एप्लीकेबल है। डी कॉन्फ़िगरेशन है, सारे जो डीएनए है वो नेचुरल फॉर्म में डी फॉर्म के हैं। रिड्यूसिंग शुगर है, देखना होगा अगर OH है तो रिड्यूसिंग है, अगर OR है तो नॉन रिड्यूसिंग है। और इसकी जो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म है ये भी देखना है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो अभी तक तो सिर्फ एक ही बात कह सकते कि A सही है, यानी ये 3, इसे छोड़कर बाकी 3 अब भी रेस में हैं। फॉर्मूले के अंदर देखते हैं, यहाँ पे तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में क्या फ़र्क है। ये अपना RNA के पास है, ये RNA के अंदर पाया जाता और ये DNA के अंदर पाया जाता। और उसने DNA की बात करी, RNA की बात नहीं करी। लेकिन अगर तुम्हें बेसिक डिफरेंस जानना है तो सिर्फ इस ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी कोई भी डिसिमिलैरिटी नहीं है। अगर हमने इस वाली ऑक्सीजन को ढक दी तो डीऑक्सी राइबोज है ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दी तो राइबोज है। इतना ही फ़र्क है, दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। बाकी ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी डी है, ये भी डी है। और यहाँ पे जहाँ से हाइड्रोजन गायब हो रखी है वो पोजीशन नंबर 2 है, इसलिए 2 डीऑक्सी लिखा है। सेकेंड पोजीशन से हाइड्रोजन गायब है इसलिए डीऑक्सी लिखा है। अगर थर्ड पोजीशन से गायब होती तो 3 डीऑक्सी लिखते, और वैसे ही बाकी जगहों पे भी। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उनमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं, एक ही चीज़ की डिफरेंस है। और वो डिफरेंस है कि एक के पास, डीएनए के पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है नहीं, आरएनए के पास एक सरप्लस ऑक्सीजन है। और कौन सी जगह पे? नंबर 2 के ऊपर। अब जो एनोमेरिक कार्बन है यहाँ पे OH है, हाँ है। अगर यहाँ पे OH की जगह OR होती, अगर OR है तो नॉन रिड्यूसिंग है, और अगर OH है तो रिड्यूसिंग है। तो इससे मालूम होता है ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। ये एनोमेरिक कार्बन है नंबर 1 और यहाँ पे OH फ्री है, तो रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये अल्फा है बीटा है, ये कैसे डिसाइड करो? तो जब 5 मेंबर्ड रिंग हो तो हमें 1 और 4 को कंपेयर करना है। 1 और 4 को कंपेयर करना है कब? जब ये 5 मेंबर्ड रिंग हो। जब ये 6 मेंबर्ड रिंग हो तो 1 और 5 को। तो अगर हमने 1 और 4 पे कंपेयर करी तो OH अप है और इसमें भी OH अप है। ये दोनों एक दूसरे के साथ है। अगर ये सिस फॉर्म है तो सिस का मतलब है बीटा, और जो ट्रांस फॉर्म है बताया था एट, ट्रांस को लिखते हैं अल्फा, तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं एट, अल्फा ट्रांस बीटा सिस। तो यहाँ पे हमने इन सारी बातों को देख लिया कि भाई एक तो ये पेंटोज शुगर है, हाँ जी है, इसे पायरोज कहते ना फरनोज कहते। डी कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल सही, रिड्यूसिंग है बिल्कुल सही क्योंकि यहाँ पे फ्री OH है, और अल्फा है ना बीटा है। तो सही कितने हैं? A, C और D, पहला सही आंसर है। अगर तुम्हें अल्फा और बीटा हेलिक्स मॉडल के बीच का डिफरेंस मालूम है तो बहुत आसानी से तुम इसके आंसर तक पहुँच सकते।
तो हमें मालूम है कि अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि अल्फा हेलिक्स के अंदर जो बॉन्ड बनती वो विद इन सेम मॉलिक्यूल है, विद इन द सेम स्ट्रिंग है। लेकिन बीटा हेलिक्स में वो दो अलग अलग स्ट्रिंग के बीच में बॉन्ड बन रही है। इसमें क्या है, स्ट्रिंग कॉइल्ड अप हो रही, एक लेयर का दूसरे लेयर के साथ, सेम स्ट्रिंग के एक लेयर का दूसरे लेयर के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन है। और इसमें इस चीज़ का और भी ध्यान रखना है, जब हमने बॉन्ड बनाई थी तो अपने पास ये दो ग्रुप थे, इन दोनों ने मिलकर अमाइड बनाई, और इनके बीच जब ये कॉइल्ड अप हो रहे तो इनके C डबल बॉन्ड O और NH के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्लेस थे और उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाई। एक सवाल हो सकता है, क्या ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रही? आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट ए कोवेलेंट बॉन्ड। वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, इट्स डाइपोल इंटरेक्शन। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन ने अपनी कोवेलेंसी को वायलेट करा है। एनसीईआरटी के अंदर ये इमेज दे रखी है, तो यहाँ पे देखोगे इन्होंने क्या करा, ये NH बॉन्ड है और ये CO बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन इस दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच प्लेस्ड है और यहाँ पे एक वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। वहीं पे जो बीटा ग्रुप है वहाँ पे ये एक स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, अलग अलग ग्रुप के अंदर है। तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है वो अल्फ़ा है, ना कि बीटा है। बीटा मॉडल डिस्कस नहीं करते, अल्फ़ा मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसने डिसाइड करा वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे सवाल को सॉल्व करते हुए तुम्हें 2-3 सवालों के आंसर मालूम होने चाहिए। पहले, ये अल्फ़ा और बीटा के बीच के डिफरेंस क्या है, अल्फ़ा और बीटा निकालते कैसे और इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करो, इस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, इसके साथ अल्डोज और कीटोज आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अल्डोज और कीटोज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और फिर इन सब के बाद हमें कैसे मालूम होता है कि इन्वर्जन हो रखी है नहीं हो रखी है, इन्वर्जन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे मालूम करते हैं कि इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट कौन से होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे रखी है ना, इसका मतलब है डेक्स्ट्रो और लीवो। ये डेक्स्ट्रो है और ये लीवो है। लीवो का मतलब है इसने प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करा और इसका मतलब है उसने प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे रोटेट करा। फिर वो कैपिटल डी और कैपिटल एल के है। तो इस वाले केस में जो OH है वो राइट साइड पे प्लेस थे और इसमें जो OH है वो लेफ्ट साइड पे प्लेस थे। और इसके पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं, इसके पास सिर्फ वो हिस्ट्री है कि हमने इस वाले मॉलिक्यूल से जनरेट करा, इसलिए वो D है और इसलिए वो L है। लेकिन अभी ये चीज़ें बच जाती है, अल्डोज कीटोज किसे कहेंगे, अल्फा बीटा किसे कहेंगे। तो अल्डोज का ये मतलब है कि जहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग हो और C1 कार्बन एरोमेरिक है। कीटोज में 6 मेंबर्ड भी हो सकते हैं, 5 मेंबर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जो C2 है वो एनोमेरिक कार्बन है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन 6 मेंबर्ड का ये मतलब नहीं कि हर एक केस के अंदर 6 मेंबर्ड ही होने हैं, लेकिन हर बार C1 ही एनोमेरिक कार्बन होने हैं। तो अल्डोज कीटोज तो हम इस बात के ऊपर निकालते हैं कि वो एनोमेरिक कार्बन कौन सी है, C1 या C2। और कमाल की बात ये है कि जो एनोमेरिक कार्बन है कीटोज के अंदर, वहाँ पे C1 रिंग का पार्ट है ही नहीं, C1 रिंग का पार्ट ही नहीं होता कीटोज के अंदर। अल्डोज के अंदर C1 रिंग का पार्ट होते हैं। लेकिन सवाल अब भी रह गए अल्फा और बीटा के। तो अल्फा बीटा के पीछे एक छोटी सी डिस्कशन ये है कि अल्फा और बीटा हमने 2 चीज़ों के ऊपर डिसाइड करी है। अल्फा में हम पोजीशन मेजर करते हैं C1 और C5, इसमें मेजर करते हैं C2 और C5। और इस वाले केस में जो C1 है इसकी OH और इसकी CH2OH, यहाँ भी OH और CH2OH।
अगर ये दोनों ट्रांस है, अगर ये दोनों ट्रांस है तो अल्फा है, अगर ये दोनों सिस है तो बीटा है। और इसे याद रखने का तरीका क्या है, AT, अल्फा ट्रांस बीटा सिस। अब इन सारी बातों को जो मॉलिक्यूल दे रखे ना एनसीईआरटी के अंदर, उसके ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं। तो यहां पे जो C1 है वो रिंग का पार्ट है, इसलिए ये एल्डोज है। यहां पे जो C1 है वो रिंग का पार्ट नहीं, इसलिए ये कीटोज है। आसान चीज है। ये आइडेंटिफाई करा ये एल्डोज है और ये आइडेंटिफाई करा कि ये एक कीटोज है। आसान सी चीज है, क्योंकि C1 एक का पार्ट है, दूसरे का पार्ट नहीं है। लेकिन अभी हमें अल्फा और बीटा को जस्टिफाई करना है। तो हम लोगों ने डिस्कस क्या करा था कि इसमें C1 और C5 के बीच कंपेयर करते हैं। उससे पहले हमें इसकी एक्चुअल मॉलिक्यूल लिखनी है। ये H है तो मिसिंग पार्ट क्या है, OH। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे मिसिंग पार्ट क्या है, OH। अब क्या होता, जो ग्लूकोज रिंग है या जो अल्डोज रिंग है, जो अल्डोज है उसने क्या डोनेट करा, उसने OH डोनेट करी। और इसने क्या डोनेट करा, इसने डोनेट करा H। और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाई, इन दोनों ने मिलकर बना दी वाटर मॉलिक्यूल। तो अभी क्या है, ये OH नीचे की साइड पे है और ये CH2OH अपोजिट साइड पे है। ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस फॉर्म में है। ये ट्रांस है। अगर ये ट्रांस है तो अभी डिस्कस करा था कि अगर ये ट्रांस है तो हम इसे अल्फा कह सकते हैं। ठीक है, इसे अल्फा कह दिया क्योंकि ये दोनों ट्रांस है। अब यहां पे देखते हैं, इस वाली केस में OH नीचे है और यहां पे CH2OH भी नीचे है, 5th पोजीशन के ऊपर। दोनों ही नीचे है। अगर दोनों ही नीचे है तो ये सिस फॉर्मेट है, और अगर ये सिस फॉर्मेट है तो हम इसे बीटा लिखते हैं। सिस फॉर्मेट के कारण हम इसे बीटा लिखते हैं, अगर ट्रांस फॉर्मेट है तो हम इसे अल्फा लिख रहे हैं। लेकिन अभी हमने ये कैसे डिसाइड करा कि सुक्रोज, जिसकी फॉर्मूला, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या भाई, C12C11H22 C12H22O11। इसने ग्लूकोज बनाई और फ्रक्टोज बनाई, ये तो समझ आता है। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर तुम देखोगे सारे एक जैसी, ऑप्शन के अंदर सारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही, तो क्या चारों सही आंसर है? तो यहां पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि चारों सही तो नहीं हो सकते। तो एक्चुअल आंसर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये दोनों ग्लूकोज एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचर के अंदर। लीवो रोटेटरी ग्लूकोज एग्जिस्ट ही नहीं करती, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एग्जिस्ट करती है। और ये एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब ये अप्रॉक्स 2% के आसपास है। लेकिन अगर हमने इस बात को एलिमिनेट भी कर दी तब भी 2 ऑप्शन है। तो जैसे अल्फा डी ग्लूकोज, जैसे डी ग्लूकोज एग्जिस्ट करती और एल ग्लूकोज बहुत कम है, माइनर फॉर्म में है, वैसे ही फ्रक्टोज एग्जिस्ट करती है, वैसे ही फ्रक्टोज भी एग्जिस्ट करती है। और फ्रक्टोज एग्जिस्ट करे तो किस वाली फॉर्म में, लीवो के फॉर्म में। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि एक रिंग अल्फा थी, दूसरी रिंग बीटा थी, तो ये भी गलत है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब यहां पे तुमने एक चीज नोटिस करा कि एक वर्ड यूज करते हैं इन्वर्जन, एक वर्ड यूज करते हैं इन्वर्जन, और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, ये एक्सपेरिमेंट के अलावा कोई और तरीका है नहीं। आप उसे खुली आंखों से या लेंस में देख के ये नहीं बता सकते ये मॉलिक्यूल ने किस तरीके से बिहेव करना है, डेक्स्ट्रो या लीवो। ये तो एक्सपेरिमेंट बता सकती है। तो होता क्या कि जो शुगर है, जो सुक्रोज है, इसकी जो वैल्यू है वो प्लस अप्रॉक्स 66 लगा लो, 66.5 के अप्रॉक्स है। यानी इसने राइट साइड पे लाइट को रोटेट करा। लेकिन जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर टूट जाती है तो ग्लूकोज के अंदर ये अप्रॉक्स 52 और ये अप्रॉक्स -92 है। तो यहाँ पे कमाल क्या है कि इस वाली साइड पे ओवरऑल ये राइट साइड पे जा रही, मगर हमने अगर इसकी सम निकाली तो ये -40 के अप्रॉक्स है। तो ये राइट साइड पे जा रही और ये लेफ्ट वाली साइड पे जाना है। तो जो चीज़ पहले राइट साइड पे थी, जो सुक्रोज की सॉल्यूशन राइट साइड पे, मतलब जो सुक्रोज राइट साइड पे रोटेट कर रही थी,
अब उसके एक को सॉल्यूशन है, हाइड्रोलिसिस के बाद लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करना स्टार्ट करा, तो इसलिए इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। शुगर को हमने इन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पहले वो राइट साइड जा रही थी, अब वो लेफ्ट साइड पे जा रही। तो ये जो वर्ड है इन्वर्जन ऑफ शुगर, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से कर सकते हैं।